हेलो स्टूडेंट्स, हम पढ़ रहे हैं चैप्टर सरफेस केमिस्ट्री। अपने लास्ट क्लास में हमने कॉलॉइड का डिफरेंट प्रॉपर्टीज के बारे में इन डिटेल स्टडी किया था। ओके, और अपने आज के क्लास में हम पढ़ने वाले हैं अबाउट द प्रोटेक्शन ऑफ कॉलॉइड्स। बहुत ही छोटा छोटा पोर्शन से सरफेस केमिस्ट्री में जो बचा हुआ है, प्रोटेक्शन ऑफ कॉलॉइड क्या होता है, गोल्ड नंबर क्या होता है, उसका यूज क्या है, व्हाट डू यू मीन बाय इमल्सन, व्हाट आर application of emulsion, okay, and what is the use of colloids। तो ये डिफरेंट पोर्शन से छोटे छोटे पोर्शन जिसको आज हम कवर करने वाले हैं। ओके, तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला चीज जो हम पढ़ने वाले हैं वो है प्रोटेक्शन ऑफ कॉलॉइड्स। सो प्रोटेक्शन ऑफ कॉलॉइड मतलब क्या है? हम जो कॉलॉइड प्रिपेयर कर रहे हैं वो दो टाइप का कॉलॉइड प्रिपेयर कर रहे हैं। ओके, एक होता है हमारा लायोफिलिक कॉलॉइड, द सेकेंड वन इज लायोफोबिक कॉलॉइड। जो लायोफिलिक कॉलॉइड होता है उसमें डिस्पर्स्ड फेज और डिस्पर्सन मीडियम के बीच में एफिनिटी जो है वो हाई रहता है, एंड इन केस ऑफ लायोफोबिक कॉलॉइड जो एफिनिटी है बिटवीन डिस्पर्स्ड फेज एंड डिस्पर्सन मीडियम दैट इज वेरी लो। ये चीज हम पहले भी पढ़े हुए हैं। ओके, और इन टर्म्स ऑफ स्टेबिलिटी के बारे में अगर हम बात करें, जो हमारा लायोफिलिक कॉलॉइड्स होते हैं वो स्टेबल होते हैं और लायोफोबिक कॉलॉइड जो होते हैं वो ज्यादा स्टेबल नहीं होते। ओके, अगर हम स्मॉल अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रोलाइट ऐड करेंगे लायोफोबिक कॉलॉइड में तो वो कोआगुलेट हो जाएगा। ओके, सो स्मॉल अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रोलाइट तो जरूरी होता है कोई भी कॉलॉइड के स्टेबिलिटी के लिए, लेकिन अगर हम थोड़ा ज्यादा अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रोलाइट डाल देंगे कहाँ पे, लायोफोबिक कॉलॉइड में, तो वो प्रेसिपिटेट हो जाएगा। ओके, तो उस इससे क्या होगा, उसका स्टेबिलिटी के ऊपर अफेक्ट आ रहा है। सो स्टेबिलिटी मतलब हमारा जो लायोफोबिक कॉलॉइड से उनको स्टेबल करने के लिए हम कुछ कर सकते हैं। ठीक है, हम क्या कर सकते हैं? अगर हम लायोफोबिक कॉलॉइड के ऊपर लायोफिलिक कॉलॉइड ऐड करेंगे, इससे क्या होता है ना, लायोफिलिक कॉलॉइड लायोफोबिक कॉलॉइड के ऊपर एक प्रोटेक्टिव कवरिंग जैसा कर देता है। ठीक है, ये प्रोटेक्शन जैसे कर लेता है, कवरिंग बना लेता है। इससे क्या होता है, इससे अगर हम कुछ ज्यादा अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रोलाइट उसमें ऐड करेंगे तो लायोफोबिक कॉलॉइड जो है वो अभी और कोआगुलेट नहीं होगा। आ रहा है समझ में? पहले अगर हम लायोफोबिक कॉलॉइड में कुछ इलेक्ट्रोलाइट ऐड कर रहे थे तो वो कोआगुलेट हो जा रहा था। ठीक है, लेकिन अभी अगर हम लायोफिलिक कॉलॉइड ऐड कर दे रहे हैं तो वो लायोफोबिक कॉलॉइड के ऊपर क्या कर रहा है, एक लेयर फॉर्मेशन कर रहा है, प्रोटेक्टिव लेयर। ठीक है, जिसके वजह से अगर हम इलेक्ट्रोलाइट ऐड करेंगे तो अभी लायोफोबिक कॉलॉइड जो है वो प्रेसिपिटेट नहीं होगा, वो कोआगुलेट नहीं होगा, वो स्टेबल ही रहेगा। ओके, सो जिस कॉलॉइड को हम ऐड कर रहे हैं स्टेबिलिटी के लिए, किसको ऐड कर रहे हैं, लायोफिलिक कॉलॉइड को ऐड कर रहे हैं, उसको हम बोल रहे हैं प्रोटेक्टिव कॉलॉइड। ठीक है, क्या बोलेंगे, प्रोटेक्टिव कॉलॉइड। जिसमें ऐड कर रहे हैं, किसमें ऐड कर रहे हैं, लायोफोबिक कॉलॉइड में ऐड कर रहे हैं। ओके, उसको हम क्या बोलेंगे, उसको हम बोलेंगे प्रोटेक्टेड कॉलॉइड। ओके, और ये जो फेनोमेनन है कि लायोफोबिक कॉलॉइड के स्टेबिलिटी के लिए हम उसमें लायोफिलिक कॉलॉइड ऐड कर रहे हैं, इसको हम बोलेंगे प्रोटेक्टिव एक्शन ऑफ कॉलॉइड्स। आ रहा है समझ में? तो लिख लेते हैं। सबसे पहला चीज है कि लायोफिलिक कॉलॉइड जो है दे आर स्टेबल इन नेचर। लायोफिलिक कॉलॉइड जो है वो स्टेबल होते हैं। अच्छा, वो स्टेबल क्यों होते हैं? क्योंकि वो हाइड्रेटेड रहते हैं। ओके, उनके सराउंडिंग में जो है वाटर मॉलिक्यूल्स, हम पढ़े हुए हैं पहले भी, वाटर मॉलिक्यूल्स जो है उसके साथ वो एसोसिएटेड होता है। ठीक है, दे रिमेन हाइड्रेटेड, हाइड्रेटेड रहते हैं। अगर हाइड्रेटेड रहते हैं मतलब लायोफिलिक कॉलॉइड्स में उनके मॉलिक्यूल्स के चारों तरफ वाटर मॉलिक्यूल्स रहते हैं, इससे उसके जो पार्टिकल्स है वो पास पास नहीं आ पाते। अगर पास पास आएंगे पार्टिकल्स तो फिर कोआगुलेशन होगा या प्रेसिपिटेशन होगा। ठीक है, लेकिन अगर पार्टिकल के बीच में कुछ है जिसकी वजह से पार्टिकल्स पास नहीं आ पा रहे हैं, उस केस में कोआगुलेशन नहीं हो पाएगा एंड द कॉलॉइड विल बी स्टेबल। ओके, बट इन केस ऑफ
लायोफोबिक कॉलॉइड, अगर हम लायोफोबिक कॉलॉइड में कुछ इलेक्ट्रोलाइट ऐड करेंगे तो यहाँ पे क्या होगा, कोआगुलेशन हो जाएगा। ओके, सो टू प्रिवेंट कोआगुलेशन, कोआगुलेशन प्रिवेंट करने के लिए हम क्या करते हैं, कोआगुलेशन प्रिवेंट करने के लिए हम लायोफोबिक कॉलॉइड में लायोफिलिक कॉलॉइड ऐड करते हैं। ओके, तो लायोफिलिक कॉलॉइड अगर हम ऐड करेंगे तो वो लायोफोबिक कॉलॉइड के ऊपर क्या करेगा, लेयर फॉर्मेशन कर देगा, जिसके वजह से पार्टिकल्स पास नहीं आ पाएंगे और कोआगुलेशन नहीं आएगा, नहीं हो पाएगा। ठीक है, तो कौन प्रोटेक्ट करने के लिए यूज हो रहा है, लायोफिलिक कॉलॉइड को हम प्रोटेक्शन के लिए यूज कर रहे हैं, इसलिए हम इसको बोलेंगे प्रोटेक्टिव कॉलॉइड। ओके, किसको प्रोटेक्ट कर रहा है, लायोफोबिक कॉलॉइड को, इसको हम बोलेंगे प्रोटेक्टेड कॉलॉइड। और ये जो फेनोमेनन है कि स्टेबिलिटी के लिए, कोआगुलेशन प्रिवेंट करने के लिए हम ये लायोफोबिक कॉलॉइड में लायोफिलिक कॉलॉइड ऐड कर रहे हैं, उस फेनोमेनन को हम बोलेंगे प्रोटेक्टिव एक्शन ऑफ कॉलॉइड। ओके, प्रोटेक्टिव एक्शन, तो ये है हमारा टोटल प्रोटेक्शन का चीज। ठीक है, जैसे हम क्या क्या लायोफिलिक कॉलॉइड्स ऐड करते हैं, हम तो लायोफिलिक कॉलॉइड्स ऐड करते हैं ना, लायोफिलिक कॉलॉइड्स क्या क्या होता है, जेलाटिन, स्टार्च, ग्लूकोज, ग्लूकैजिन, गम अराबिक एक्सेट्रा, ऐसे डिफरेंट लायोफिलिक कॉलॉइड है जिसको हम प्रोटेक्शन के लिए यूज करते हैं। तो यहाँ पे हम ये बना लिए। ओके, ये मान लो ये है हमारा लायोफिलिक कॉलॉइड, लायोफोबिक कॉलॉइड। ओके, ये लायोफोबिक कॉलॉइड के ऊपर लायोफिलिक कॉलॉइड क्या करेगा, एक लेयर फॉर्मेशन करेगा। ठीक है, तो सेंटर में कौन है, सेंटर में है हमारा लायोफोबिक कॉलॉइड। ओके, और उसके ऊपर लेयर कौन फॉर्मेशन कर रहा है, लायोफिलिक कॉलॉइड। ओके, तो ऐसे हमारा कॉलॉइड का प्रोटेक्शन होता है। आ रहा है समझ में कैसे क्या हो रहा है। तो यहाँ पे अगर हम क्या करेंगे, मैकेनिज्म के बारे में बात करेंगे, तो हम क्या मैकेनिज्म एक्सप्लेन कर सकते हैं, यहाँ पे जो लायोफोबिक कॉलॉइड है, लायोफोबिक कॉलॉइड्स, वो क्या होता है, देख के पता चल रहा है एडजर्व हो रहा है, एडजर्व्ड ऑन द सरफेस ऑफ लायोफिलिक कॉलॉइड, on the surface of कौन एडजर्व हो रहा है, लायोफिलिक कॉलॉइड एडजर्व हो रहा है। लायोफिलिक कॉलॉइड्स आर एडजर्व ऑन द सरफेस ऑफ लायोफोबिक कॉलॉइड। ओके, इससे क्या होता है, उसके ऊपर एक प्रोटेक्टिव लेयर फॉर्मेशन होता है, और इस प्रोटेक्टिव लेयर फॉर्मेशन होने से क्या होता है, इसको लिख लो या स्क्रीनशॉट ले लो, हो गया, एक प्रोटेक्टिव लेयर फॉर्मेशन होता है। तो जो प्रोटेक्टिव लेयर फॉर्मेशन होता है, इससे क्या होता है, इससे पार्टिकल्स of dispersed phase cannot come in contact with each other, cannot come in contact
with each other. ओके, इससे क्या होगा, इससे ये होगा कि no coagulation takes place. No coagulation takes place on addition of electrolyte. यही तो हम स्टार्टिंग से पढ़ रहे हैं ना, इलेक्ट्रोलाइट ऐड करने से कोआगुलेशन नहीं होना चाहिए ऑन एडिशन ऑफ इलेक्ट्रोलाइट. ओके, तो ये है हमारा क्या प्रोटेक्शन ऑफ कॉलॉइड का मैकेनिज्म कि लायोफिलिक कॉलॉइड को अगर हम लायोफोबिक कॉलॉइड में ऐड करेंगे तो कैसे वो उसको प्रोटेक्ट करता है, कैसे उसको प्रिवेंट करता है फ्रॉम कोआगुलेशन. ओके, आए समझ में. ओके, लिख लो इससे. जो नेक्स्ट चीज हम पढ़ने वाले हैं वो है गोल्ड नंबर. ओके, ये गोल्ड नंबर क्या है, पहले इसका डेफिनेशन लिख लेते हैं, फिर उसको समझने की कोशिश करेंगे. गोल्ड नंबर ऑफ ए प्रोटेक्टिव कॉलॉइड is a minimum weight of it in mg which must be added to 10 ml of red gold salt, 10 ml of red gold salt, so that यहाँ पे स्टैंडर्ड रहेगा. ठीक है, स्टैंडर्ड रेड गोल्ड सॉल्ट, so that no coagulation of gold salt take place. Okay, take place when 1 ml of 10% NaCl solution is rapidly added to it. ओके, तो गोल्ड नंबर क्या होता है. अच्छा, हमें ये पता है कि अगर हम कोई भी लायोफोबिक सॉल्ट ले रहे हैं और उसमें क्या करेंगे, इलेक्ट्रोलाइट ऐड करेंगे तो वो प्रेसिपिटेट हो जाएगा. ओके, तो हम यहाँ पे जो लायोफोबिक सॉल्ट ले रहे हैं वो है हमारा क्या है, रेड गोल्ड सॉल्ट है. ओके, और इसमें अगर हम इलेक्ट्रोलाइट ऐड करेंगे, कितना इलेक्ट्रोलाइट ऐड करेंगे, लिखा है 1 ml ऑफ 10% NaCl सोल्यूशन. अगर हम उसको ऐड करेंगे तो इन जनरल कोआगुलेशन होना चाहिए. ठीक है, कोआगुलेशन होना चाहिए का मतलब क्या है, ये कौन सा कलर है, रेड गोल्ड सॉल्ट है, तो कोआगुलेशन मतलब जो रेड कलर है दैट विल बी चेंज टू ब्लू कलर. ठीक है, तो इन जनरल ऐसा होना चाहिए. लेकिन अगर हम इस प्रोसेस को प्रिवेंट करना चाहते हैं, इसको बंद करना चाहते हैं, तो क्या कर सकते हैं, हम वो जो लिए हैं ना 10 ml ऑफ स्टैंडर्ड रेड गोल्ड सॉल्ट, उसमें कुछ मिनिमम अमाउंट ऑफ लायोफिलिक कॉलॉइड हम ऐड कर सकते हैं. ठीक है, इससे क्या होगा, इससे हमें जो इलेक्ट्रोलाइट ऐड करेंगे, जो 1 ml ऑफ 10% NaCl सोल्यूशन, उसको ऐड करने के बाद भी वो रेड गोल्ड सॉल्ट का कोआगुलेशन नहीं होगा. ओके, तो रेड गोल्ड सॉल्ट का कोआगुलेशन प्रिवेंट करने के लिए कब प्रिवेंट करेंगे, जब वहां पे 1 ml ऑफ 10% NaCl सोल्यूशन ऐड होगा. ओके, उसको प्रिवेंट करने के लिए मिनिमम जितना अमाउंट ऑफ लायोफिलिक कॉलॉइड चाहिए इन मिलीग्राम. ओके, मिनिमम जितना अमाउंट ऑफ लायोफिलिक कॉलॉइड चाहिए इस प्रोसेस को प्रिवेंट करने के लिए, उसको हम उस लायोफिलिक कॉलॉइड का गोल्ड नंबर बोलते हैं. आए समझ में क्या हो रहा है, इसको लिखो. ओके, अगर हम रेड गोल्ड सॉल्ट लेंगे, स्टैंडर्ड रेड गोल्ड सॉल्ट, ओके, और इसमें हम क्या करेंगे, इसमें हम क्या करना चाहिए, 1 ml ऑफ 10% NaCl सोल्यूशन अगर हम ऐड करेंगे, सो
कोआगुलेशन हो जाएगा। ओके, इसका 10 ml और 1 ml अगर NaCl सोल्यूशन का लेंगे कोआगुलेशन हो जाएगा। टू प्रिवेंट, उसको प्रिवेंट करने के लिए अमाउंट ऑफ लायोफिलिक कॉलॉइड जो हम ऐड करेंगे किसमें, इन मिलीग्राम, वही है हमारा गोल्ड नंबर। आ रहा है समझ में? ओके, गोल्ड नंबर किसका, उस लायोफिलिक कॉलॉइड का। अच्छा, इसका मतलब अगर कोई लायोफिलिक कॉलॉइड है उसको हम स्मॉल अमाउंट में ऐड कर रहे हैं और वो कोआगुलेशन को प्रिवेंट कर रहा है, मतलब वो ज्यादा इफेक्टिव है। अगर हम कोई लायोफिलिक कॉलॉइड में लायोफिलिक कॉलॉइड को ऐड कर रहे हैं ज्यादा अमाउंट में, ओके, और उसके बाद क्या हो रहा है, प्रिवेंट हो रहा है कोआगुलेशन, इसका मतलब वो लेस इफेक्टिव है। तो अभी के लिए हम क्या करेंगे, मतलब इसका मतलब क्या है, इसका मतलब स्मॉलर द वैल्यू ऑफ गोल्ड नंबर, क्या होगा यहाँ पे, ग्रेटर इज द प्रोटेक्टिव एक्शन। ओके, smaller the value of gold number of a protective colloid, greater is the protective action and vice versa। अगर इसका वैल्यू ज्यादा होगा तो उसका प्रोटेक्टिव एक्शन जो है वो कम हो जाएगा। ओके, आया समझ में क्या है गोल्ड नंबर? चलो लिख लो इसको। ओके, जो नेक्स्ट चीज हम पढ़ने वाले हैं वो है इमल्सन। हेडिंग लगाओ इमल्सन। इमल्सन क्या होता है? इमल्सन इज ए colloidal solution in which both dispersed phase and dispersion medium are liquids। ओके, अगर कोई भी colloidal solution में बोथ dispersed phase और dispersion medium जो है वो लिक्विड होता है, लिक्विड दैट टू इमिसिबल लिक्विड, ओके, इमिसिबल लिक्विड होता है, तो हम उससे बोलते हैं, क्या बोलते हैं, इमल्सन बोलते हैं। ओके, तो ये जो इमल्सन है ये हमारे डे टू डे लाइफ में उसका बहुत यूजेस है, जिससे हमें पता भी नहीं जो हम यूज करते हैं। क्या, मिल्क, दैट इज एन एग्जांपल ऑफ इमल्सन, बटर, वैनिश क्रीम, कोल्ड क्रीम, कॉड लिवर ऑयल, क्रीम। ये जो एग्जांपल्स हमने लिखा है ये सब में डिफरेंट दो टाइप ऑफ लिक्विड है, मेनली वन वाटर होता है, दूसरा ऑयल होता है। ठीक है, दोनों ही इमिसिबल है, उसको मिला के हम अगर एक कॉलोइडल सॉल्यूशन प्रिपेयर कर रहे हैं तो उसको हम बोल रहे हैं इमल्सन। ठीक है, तो ये जो इमल्सन होता है वो दो टाइप का इमल्सन होता है। ठीक है, फर्स्ट होता है ऑयल इन वाटर इमल्सन। ओके, ऑयल इन वाटर मतलब इसको हम ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं, ऑयल इन वाटर। इसमें क्या होता है, ऑयल इन वाटर ये इमल्सन में डिस्पर्स्ड फेज जो होता है वो ऑयल होता है और डिस्पर्सन मीडियम जो है वो हमारा वाटर होता है। ओके, आया समझ में? डिस्पर्स्ड फेज ऑयल और डिस्पर्सन मीडियम वाटर होने से हम उसे ऑयल इन वाटर इमल्सन कह सकते हैं। इसका एग्जांपल है मिल्क, वैनिशिंग क्रीम, एटसेट्रा। आया समझ में? ओके, लिख लो। नेक्स्ट, एक हो गया हमारा ऑयल इन वाटर, सो द नेक्स्ट क्या होगा, वाटर इन ऑयल इमल्सन। ओके, वाटर इन ऑयल इमल्सन को हम ऐसे W/O इमल्सन से रिप्रेजेंट करते हैं। तो इसका भी समझ में आ गया होगा, वाटर इन ऑयल मतलब जिस इमल्सन में डिस्पर्स्ड फेज वाटर है और डिस्पर्सन मीडियम जो हमारा है वो ऑयल है, मतलब ऑयल ज्यादा अमाउंट में
और वाटर उसमें कम अमाउंट में है, उसको हम वाटर इन ऑयल इमल्सन बोलते हैं। ओके, तो यहाँ पे एग्जांपल लेंगे बटर, कोल्ड क्रीम, कॉड लिवर ऑयल एटसेट्रा। ओके, ये सारे जो है वो हमारा वाटर इन ऑयल टाइप ऑफ इमल्सन है। ओके, आया समझ में। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे इमल्सिफाइंग एजेंट। इमल्सिफाइंग एजेंट और उसको हम बोलते हैं इमल्सिफायर। हेडिंग लिखो, इमल्सिफाइंग एजेंट और इमल्सिफायर। ओके, इसमें क्या होता है, जैसे हमने पढ़ा अभी, इमल्सन क्या होता है, एक कॉलोइडल सॉल्यूशन होता है जिसमें डिस्पर्स्ड फेज भी लिक्विड है, डिस्पर्सन मीडियम भी लिक्विड है, और वो दोनों लिक्विड जो है दे आर इमिसिबल लिक्विड। अगर दोनों लिक्विड इमिसिबल लिक्विड है तो उसको मिक्स करके एक स्टेबल सॉल्यूशन बनाना ऑफ कोर्स बहुत ही डिफिकल्ट टास्क है, ठीक है, बट ये हमने किया है। कैसे किया है, वाटर और ऑयल तो इजीली मिक्स नहीं होते हैं, इमिसिबल लिक्विड है, तो उनको मिक्स करने के लिए हम एक तीसरा सब्सटेंस ऐड करते हैं। ओके, उसी तीसरा सब्सटेंस का नाम है इमल्सिफायर और इमल्सिफाइंग एजेंट। ठीक है, तो ये क्या करता है, इमल्सिफायर और इमल्सिफाइंग एजेंट, वो उस कॉलोइडल सॉल्यूशन को स्टेबल करने के लिए यूज होता है। ओके, सो और इससे क्या होगा, वो डिफरेंट क्या हमारा जो डिस्पर्स फेज है वो अलग रहेगा, डिस्पर्सन मीडियम में वो अलग रहेगा, इससे कोआगुलेशन नहीं होगा। सो इमल्सिफाइंग एजेंट को लिखेंगे, एन इमल्सिफायर इज अ सब्सटेंस which help in stabilization of an emulsion of oil and water and thus prevent them उनको प्रिवेंट करता है फ्रॉम गेटिंग अपार्ट। तो अगर वाटर और ऑयल वो क्या करेंगे, पास में नहीं रहेंगे, अलग अलग चले जाएंगे, ठीक है, तो यहाँ पे सॉरी कोआगुलेशन नहीं होता है, तो वो पार्टिकल जो है वो एक दूसरे से सेपरेट हो जाते हैं। अगर सेपरेट होंगे तो उस केस में हमें उसको स्टेबलाइज करना बहुत मुश्किल होगा। तो इमल्सिफाइंग एजेंट से क्या होता है, वो इन दोनों को स्टेबलाइज करने के लिए यूज होता है, जिससे वाटर और ऑयल जो है वो एक दूसरे से सेपरेट ना हो जाए। ओके, तो ये है हमारा इमल्सिफायर। इमल्सिफायर का एग्जाम्पल है सोप, डिटर्जेंट्स, प्रोटीन, गम एटसेट्रा। ओके, अगर भी है। ओके, तो ये सब है इमल्सिफाइंग एजेंट एंड और इमल्सिफायर। नेक्स्ट जो चीज हम देखने वाले हैं, ये एक्ट कैसे करता है। ओके, ये क्या करता है ना, वो हमारा जो क्या डिस्पर्स्ड फेज और डिस्पर्सन मीडियम के बीच में जो इंटरफेशियल टेंशन होता है उसको वो डिक्रीज करता है। ओके, क्या करता है, इट लोअर्स मैकेनिज्म में, it lowers the interfacial tension between water and oil। ओके, वो वाटर और ऑयल के बीच में जो इंटरफेशियल टेंशन है उसको वो डिक्रीज करता है। करता क्या है, वो एक्चुअली एक कोई भी एक दो जो है उनके सरफेस के ऊपर वो कॉन्सेंट्रेट होके रह जाता है, ठीक है, और उसके बाद में क्या होता है, कॉन्सेंट्रेट होने के रहने के बाद इंटरफेशियल टेंशन को डिक्रीज करता है, जिससे वो एक दूसरे से अलग ना हो, वो एक साथ मिलके रह सके। ओके, इंटरमिक्सिंग हो सके उस दो लिक्विड का।
इंटरफेशियल टेंशन बिटवीन वाटर एंड ऑयल को वो डिक्रीज करता है। ठीक है, वो क्या करता है, वो इट गेट concentrated it gets concentrated on the surface of oil and वाटर। ओके, और जाके वहां पे इंटरफेशियल टेंशन को डिक्रीज करता है एंड हेल्प्स द इंटरमिक्सिंग ऑफ टू लिक्विड्स। ठीक है, तो लिक्विड्स का इंटरमिक्सिंग को वो इंटरमिक्सिंग में हेल्प करता है। हो गया। नेक्स्ट करता क्या है, देखो जो भी इमल्सिफायर्स होते हैं, इमल्सिफाइंग एजेंट होते हैं, जैसे हमने मान लो सोप या डिटर्जेंट ले लिया, उसका दो पार्ट होता है, एक होता है पोलर एंड, दूसरा होता है नॉन पोलर एंड। पोलर एंड में क्या रहता है, हमारा पोलर एंड में COO माइनस पोर्शन रहता है। ठीक है, और नॉन पोलर एंड में R रहता है। तो ये जो COO माइनस पोर्शन है वो वाटर में रहता है, और जो हमारा अल्काइल ग्रुप R है, नॉन पोलर एंड है, वो ऑयल में रहता है। तो एक ही एजेंट के बीच में इमल्सिफायर जिसका पोलर एंड वाटर में है और नॉन पोलर एंड ऑयल में है, और दोनों ही उस जगह पे जाके कॉन्सेंट्रेट हो गए हैं, और दोनों के बीच में इंटरफेशियल टेंशन जो है उसको डिक्रीज कर दिया है। अभी ये दोनों अच्छे से, मतलब क्या, वाटर एंड ऑयल अच्छे से इंटरमिक्स हो पाएंगे। ओके, और एक दूसरे से वो दूर नहीं जा पाएंगे, और हमारा जो इमल्सन है वो स्टेबलाइज हो पाएगा। ओके, सो दिस इज द मैकेनिज्म हाउ एन इमल्सिफाइंग एजेंट एक्ट्स। ओके, लिख लो इसको। हो गया। नेक्स्ट हम पढ़ने वाले हैं अबाउट एप्लीकेशन ऑफ इमल्सन। इमल्सन का काफी सारे एप्लीकेशंस होते हैं, जैसे डिफरेंट फार्मास्यूटिकल प्रिपरेशंस में यूज होते हैं, जैसे मेडिसिन्स, ऑइंटमेंट्स, क्रीम, वेरियस लोशंस एटसेट्रा। ओके, नेक्स्ट है पेंट्स में इमल्सन का यूज रहता है, और जो डाइजेशन होता है फैट का इन द इंटेस्टाइन, वो भी इमल्सिफिकेशन प्रोसेस से ही होता है। और सोप, डिटर्जेंट्स जो डस्ट और डार्ट पार्टिकल को रिमूव करते हैं फ्रॉम क्लॉथ, वो पहले क्या करते हैं ना, ऑयल इन वाटर का इमल्सन बनाते हैं। ओके, उसके बाद उसको क्लॉथ से वो सेपरेट होता है, और उनका क्लींजिंग एक्शन कुछ इस तरह से चलता है। नेक्स्ट है, हम डेली यूज करते हैं मिल्क, जो कि एक ऑयल इन वाटर इमल्सन है। और कॉन्सेंट्रेट, हमारा जो एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल्स, वो चैप्टर हम अभी पढ़ेंगे। एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल में एक कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सल्फाइड ओर, उसके लिए एक मेथड यूज होता है फ्रॉथ फ्लोटेशन मेथड। वो जो मेथड है वो इसी इमल्सन का एप्लीकेशन के ऊपर ही बेस्ड है। ओके, इन डिटेल उसको उस चैप्टर में हम पढ़ेंगे। ओके, एसएमएस में कैसे क्या हो रहा है, थ्योरेटिकल है, लिख लो इससे। हो गया। नेक्स्ट, एप्लीकेशन ऑफ कॉलॉइड्स। कॉलॉइड्स का बहुत सारा एप्लीकेशन होता है, वेरी वर्स्ट यूज होता है। सबसे पहला यूज है मेडिसिन। जो मेडिसिन होते हैं जिसमें जैसे सिल्वर, गोल्ड, कैल्शियम, ये सब प्रेजेंट रहते हैं, कॉलॉइडल फॉर्म में वो मेडिसिन जो है वो ज्यादा इफेक्टिव रहते हैं, और इजीली हमारा ह्यूमन सिस्टम में, हमारे बॉडी में इजीली वो एसिमिलेट भी हो जाता है। ओके, नेक्स्ट है डाइस। डाइस में क्या होता है ना, जो मॉडर्न कॉलॉइडल सॉल्यूशन होता है उसको हम टेक्सटाइल डाइंग इंडस्ट्री में यूज करते हैं टू फास्टन डाइस। ओके, नेक्स्ट है रबर इंडस्ट्री। रबर इंडस्ट्री में क्या होता है, लैटेक्स जो है वो एक कॉलॉइडल सॉल्यूशन है नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल्स का, और जिसको हमें, मान लो हमें कोई आर्टिकल को रबर प्लेटेड करना है, जिस आर्टिकल को रबर प्लेटेड करना है उसको हमें एनोड में रखना है, और जब हम इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करेंगे उस केस में जो रबर पार्टिकल्स है वो
डिपोजिट हो जाएंगे एनोड में। ओके, और जिस आर्टिकल को हम रबर प्लेटेड करना चाहते हैं वो आर्टिकल वो हमारा रबर प्लेटेड हो जाएगा। ठीक है, जो नेक्स्ट पॉइंट है वो है स्मोक स्क्रीन्स। स्मोक स्क्रीन्स में क्या होता है, स्मोक स्क्रीन जिसमें टिटेनियम डाइऑक्साइड जो है वो एयर में डिस्कस्ड होके है, वो हमारा वारफेयर पर्पस में यूज होता है, ऑफ वारफेयर पर्पस ऑफ कॉन्सिलमेंट एंड कैमोफ्लेज। ओके, इस पर्पस में वो यूज होता है। ओके, लिख लो इससे, हो गया। नेक्स्ट, फॉर्मेशन ऑफ डेल्टा। ये डेल्टा फॉर्मेशन हमें पता है, जहाँ पे रिवर और सी जो है एक साथ आके मिलते हैं वहां पे डेल्टा फॉर्मेशन होता है। वो क्यों होता है, देखो जो रिवर का वाटर है वो रिवर वाटर में क्ले पार्टिकल्स होते हैं और डिफरेंट सब्सटेंसेस भी होते हैं जो कि कॉलोइडल सोल्यूशन के फॉर्म में होते हैं। ठीक है, जब सी वाटर हमारा क्या रिवर वाटर के कांटेक्ट में आता है उस केस में वो पार्टिकल्स का कोआगुलेशन हो जाता है। क्यों, क्योंकि सी वाटर में काफी सारे इलेक्ट्रोलाइट प्रेजेंट रहते हैं, तो जब वो कांटेक्ट में आता है इलेक्ट्रोलाइट के प्रेजेंस के वजह से ज्यादा अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रोलाइट हो जाता है, उसके वजह से हमारा रिवर में जो कॉलोइडल पार्टिकल्स से वो कोआगुलेट हो जाते हैं और वहां पे सेटल हो जाते हैं, जिससे डेल्टा का फॉर्मेशन होता है। ओके, नेक्स्ट है प्यूरिफिकेशन ऑफ वाटर। वाटर जो है हमारा उसमें जो टॉर्बिडिटी रहता है वो क्यों रहता है, ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ नेगेटिवली चार्ज क्ले पार्टिकल। तो हमें प्यूरिफाई करने के लिए उस नेगेटिवली चार्ज क्ले पार्टिकल को रिमूव करना पड़ेगा, जिसके लिए हम क्या करते हैं, हम ऐड करते हैं पोटास एलम। पॉजिटिव चार्ज जो है पोटास एलम Al+3 आयन उसको ऐड करते हैं। उससे क्या होगा, वो जो कॉलोइडल पार्टिकल का नेगेटिव चार्ज है उससे न्यूट्रलाइज कर देगा, जिससे कोआगुलेशन होगा। कोआगुलेशन होने के बाद वो जो कोआगुलेटेड मैटर है वो सेटल हो जाते हैं और नीचे बैठ गए, तो बाकी का जो वाटर बचा वो वाटर हमारा क्लियर होता है। ठीक है, तो इस टाइप में हम एलम को यूज करके वाटर का प्यूरिफिकेशन कर सकते हैं। जो नेक्स्ट पॉइंट है दैट इज आर्टिफिशियल रेन। आर्टिफिशियल रेन में क्या होता है, आर्टिफिशियल रेन हम कर सकते हैं, कैसे करेंगे, बाय थ्रोइंग इलेक्ट्रिक सैंड्स ऑन क्लाउड। ओके, जो इलेक्ट्रिक सैंड्स है उसको हम क्लाउड में डालेंगे। क्लाउड क्या होता है, वो एक कॉलोइडल सोल्यूशन होता है और चार्ज पार्टिकल ऑफ वाटर रहता है, तो उसमें जब हम डालेंगे इलेक्ट्रिक सैंड तो उस केस में वो प्रेसिपिटेट हो जाएगा और आर्टिफिशियल रेन जो है वो हमारा हो पाएगा। ओके, एसएमएस में चलो इसको लिख लो। ओके, नेक्स्ट पॉइंट है स्मोक प्रेसिपिटेशन। स्मोक प्रेसिपिटेशन में जो चिमनी से स्मोक निकलता है वो कॉलोइडल पार्टिकल्स होता है, जो चार्ज पार्टिकल्स है, और उसको हमें रिमूव करना रहता है। ठीक है, गैस से जो फ्यूल गैस से उससे हमें रिमूव करना रहता है। वो हम कैसे करेंगे, इलेक्ट्रिकल प्रेसिपिटेशन से करेंगे, और इसके लिए कॉट्रेल प्रेसिपिटेटर एक इंस्ट्रूमेंट है जिसको हम यूज करते हैं। उसमें क्या होता है, जो स्मोक है उसको हम पास करते हैं थ्रू चैम्बर्स। उस चैम्बर्स में हाईली इलेक्ट्रिकली चार्ज प्लेट्स रहते हैं जो प्रेसिपिटेट करते हैं कार्बन और डॉस्ट पार्टिकल को। ठीक है, और वहां पे प्रेसिपिटेट हो जाता है और जो गैस रहा वो चिमनी के थ्रू एस्केप हो जाता है। ओके, जो नेक्स्ट पॉइंट है वो है सीवेज डिस्पोजल। सीवेज डिस्पोजल में जो पार्टिकल्स, काफी सारे पार्टिकल्स होते हैं, डॉस्ट, रॉबिस, मॉड, ये सब रहते हैं, तो वो कॉलोइडल डायमेंशन में रहते हैं। ठीक है, और उनमें एक इलेक्ट्रिक चार्ज रहता है, इसलिए वो इजीली सेटल नहीं होते। ठीक है, तो ये जो पार्टिकल्स है उससे हम इजीली रिमूव कर पाएंगे थ्रू कैटाफोरेसिस। ओके, आया समझ में, इसको लिख लो। नेक्स्ट है क्लींजिंग एक्शन ऑफ
सोप एंड डिटर्जेंट। जो सोप एंड डिटर्जेंट होते हैं वो पहले कॉलोइडल सोल्यूशन प्रिपेयर करते हैं, हमने इसके बारे में डिटेल पढ़ा हुआ है, ठीक है। और उसी तरह इसलिए और डिटेल नहीं पढ़ेंगे, तो वो वहाँ पे हम जो पोलर एंड है वो वाटर में रहता है, नॉन पोलर एंड जो है वो ऑयल में रहता है, तो वहाँ पे एक फॉर्मेशन करते हैं कॉलोइडल सोल्यूशन का, जिसका रिमूव होते ही क्लॉथ से जो डर्ट है वो निकल जाता है। ओके, नेक्स्ट है फोटोग्राफी। हम जो फोटोग्राफी में फोटोग्राफिक प्लेट को प्रिपेयर करना रहता है, उसको डेवलप करना रहता है, फिक्स करना रहता है, उसके लिए हमें कॉलोइडल सॉल्यूशंस को यूज करना पड़ता है। ओके, नेक्स्ट है ब्लू कलर ऑफ स्काई। स्काई का कलर जो है वो ब्लू नहीं होता, ठीक है, वो हमें ब्लू दिखता है, क्यों? क्योंकि स्काई में काफी सारे क्या होते हैं, कॉलोइडल पार्टिकल्स होते हैं, जैसे डस्ट, वाटर पार्टिकल्स, ठीक है। वो जो कॉलोइडल पार्टिकल्स होते हैं वो ब्लू लाइट को स्कैटर करते हैं, सिर्फ ब्लू लाइट को स्कैटर करते हैं, दूसरे लाइट को स्कैटर नहीं करते। ओके, और जो रेस्ट है वो एब्जॉर्ब हो जाता है। ओके, सो इसीलिए जो हमारा स्काई का कलर है वो हमें ब्लू दिखता है। ओके, आया समझ में? तो ये है हमारा डिफरेंट एप्लीकेशन ऑफ कॉलर। तो इसका स्क्रीनशॉट ले लो, ठीक है, ले लिया। सो इसके साथ ही हमारा ये जो चैप्टर है सरफेस केमिस्ट्री वो कंप्लीट होता है। ओके, और नेक्स्ट क्लास जो हमारा जो नेक्स्ट वीडियो आएगा वो इसे सरफेस केमिस्ट्री का जो क्वेश्चंस का डिस्कशन है उसके ऊपर आएगा। ओके, सो तब तक माइंडफुली पढ़ाई करते रहो। ओके।